नमस्ते दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए लिमिट्स क्या क्या देखनी होती है, उसके लिए टर्नओवर का कंपटीशन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टर्नओवर लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्टर होने के लिए हमने कौन सा टर्नओवर क्रॉस करना चाहिए या हमारी टर्नओवर की लिमिट क्या है, ये हम आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कंपटीशन ऑफ टर्नओवर लिमिट्स। जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है वो लिमिट कैसे कंप्यूट की जाती है। फिर हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज जो जीएसटी में नहीं आते। उसके बाद हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग ऑफ नील रेटेड सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें एक स्पेसिफाइड लिमिट देखनी होती है, जो कि होती है हमारी टर्नओवर की लिमिट। हमारा टर्नओवर, अगर टर्नओवर की बात की जाए तो टर्नओवर मतलब हमारा सेल्स। इन शॉर्ट हमने कितना सेल्स अगर इन अ फाइनेंशियल ईयर कर दिया तो उस सेल्स के लिमिट के बाद हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई महाराष्ट्र का ट्रेडर हूं और मैं 1 अप्रैल 2022 को अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो मुझे देखना है कि मेरा एक स्पेसिफिक लिमिट कब क्रॉस हो रहा है। अगर मेरा एक स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस हो रहा है जिसके ऊपर अगर मेरा टर्नओवर जा रहा है तो उसके बाद मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ने वॉलेंटरी स्कीम भी निकाली है। वॉलेंटरी स्कीम मतलब अगर आप विद इन लिमिट है, मतलब आपका टर्नओवर कोई स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस नहीं करता है और अगर आपको लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब कोई ट्रेडर या फिर कोई बिजनेसमैन जिसे लगता है मेरा लिमिट क्रॉस हुआ नहीं है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, उससे पहले ही अगर रजिस्ट्रेशन ले लेना है तो वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए स्टेट वाइज लिमिट दी गई है। अगर रिस्पेक्टिव स्टेट में अगर आपका बिजनेस है तो उस स्टेट की लिमिट देखी जाएगी और उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद ही आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके पहले आपको कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया, आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए लिमिट क्या है ये देखते हैं। जीएसटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है गुड्स का और दूसरा पार्ट है सर्विसेज का। दोनों के लिए लिमिट कहीं कहीं सेम है और कहीं कहीं अलग है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीएसटी में अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो स्टेट वाइज हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई पैन कार्ड है तो ऑल इंडिया मेरा पैन कार्ड नंबर तो सेम ही रहेगा, मेरा पैन कार्ड नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सामने स्टेट के कोड्स चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा महाराष्ट्र में बिजनेस है और मैं महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आएगा? सबसे पहले महाराष्ट्र का कोड लगाया जाएगा जो कि है 27। उसके बाद मेरा पैन कार्ड नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद लास्ट में 3 स्पेशल डिजिट यूज किए जाएंगे। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूं, हमारा जीएसटी का जो नंबर होता है वो 15 डिजिट होता है। 15 डिजिट कैसे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो स्टेट कोड रिप्रेजेंट करते हैं, पैन कार्ड के 10 डिजिट होते हैं जो हमें पैन कार्ड अलॉट किया जाता है उसके, और लास्ट में 3 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डिपार्टमेंट हमें अलॉट करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन देते वक्त। तो इन टोटल 15 नंबर्स का या फिर 15 नंबर्स का हमारा जीएसटी नंबर होता है। अब जीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, गुड्स में और सर्विसेज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कि हमारे स्टेट्स है,
मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड। अगर कोई बिजनेसमैन है जो कि मिजोरम में बिजनेस कर रहा है, त्रिपुरा में बिजनेस कर रहा है, मणिपुर में बिजनेस कर रहा है या तो फिर नागालैंड में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो गुड्स का बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए लिमिट देखी जाएगी 10 लाख रुपए, और सर्विसेज के लिए भी लिमिट देखी जाएगी 10 लाख रुपए की। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये लिमिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस है, XYZ प्रोडक्ट का मेरा कोई बिजनेस है, और वो बिजनेस में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड इन स्टेट्स में कर रहा हूं, और आज ही अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे बताइए मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है या नहीं? तो सही है आपका जवाब, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मेरा जो टर्नओवर है, मेरा जो सेल है, वो 10 लाख के ऊपर गया नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मुझे वॉलेंटरीली रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, तो मैं ले सकता हूं। हाँ, मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है। इन 4 स्टेट्स में मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है कि मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्ट कर लूं, यानी कि अगर मेरा जो टर्नओवर है, मेरा जो सेल्स है, वो 10 लाख के अंदर है और मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन मैं ले सकता हूं। गवर्नमेंट का कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे लगता है मेरा टर्नओवर अगर 10 लाख के अंदर है, तो मैंने ले लिया वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। पर अगर मुझे लगता है अब मुझे अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर मेरा सेल्स, मेरा टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला जाए, जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। गवर्नमेंट कहती है अगर फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैंने बिजनेस चालू किया था 1/4/2022 को, और अज्यूम करते हैं कि 1 जून 2022 को मेरा टर्नओवर 10 लाख क्रॉस कर गया। अब टाइम लिमिट क्या है? तो गवर्नमेंट कहती है जिस दिन आपका 10 लाख क्रॉस हो जाएगा, उस दिन से अगले 30 दिन के अंदर, उस दिन से जिस दिन मेरा टर्नओवर, तो इस केस में मेरा टर्नओवर जो 10 लाख का था वो कब क्रॉस हुआ? 1 जून को। तो मेरे पास कितना टाइम पीरियड है गवर्नमेंट को अप्लाई करने के लिए जीएसटी नंबर के लिए? मैं 1 जून से लेके अगले 30 दिन के अंदर मुझे अप्लाई कर देना है। मुझे 30 दिन में गवर्नमेंट अप्लाई करने बोल रहा है, वो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन मुझे तभी मिलेगा जब मैं अप्लाई करूंगा। तो मैं कितने दिन में अप्लाई करूंगा? तो 30 दिन में। जिस दिन मेरा टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा, उस दिन से आगे 30 दिन में मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। अगर इन स्टेट्स में मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं तो मेरा लिमिट है 10 लाख। अगर 10 लाख क्रॉस हो जाता है मेरा टर्नओवर, मेरा सेल्स, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेम फॉर सर्विसेज अगर मैं स्पेसिफिक कोई सर्विस दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं स्पेसिफिकली कोई सर्विसेज दे रहा हूं, तो अगर इन स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में अगर मेरा टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला जाए, तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस में गुड्स भी बेचे जा रहे हो और सर्विसेज भी दी जा रही हो, तो हम कंबाइंड लिमिट देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे? कंबाइंड लिमिट, यानी कि अगर मैं गुड्स भी बेच रहा हूं और अगर मैं सर्विसेज भी दे रहा हूं, तो मुझे कंबाइंड लिमिट 10 लाख की ही मिलेगी। मुझे 2 अलग अलग लिमिट्स नहीं मिलती है, मुझे 10 लाख की कंबाइंड लिमिट मिलती है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली कोई गुड्स बेच रहा हूं तो मुझे लिमिट है 10 लाख। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर सर्विसेज बेच रहा हूं या सर्विसेज दे रहा हूं, तो मुझे लिमिट मिलेगी 10 लाख। उसके बाद अगर मैं गुड्स और सर्विसेज साथ में भी क्यों ना दे रहा हूं, तो भी मुझे लिमिट मिलेगी 10 लाख। तो यहां से ये क्लियर हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इन 4 स्टेट्स में अगर मेरा सेल्स, मेरा टर्नओवर, वो फिर गुड्स का हो, सर्विसेज का हो या फिर दोनों का हो, अगर 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाता है, तो मुझे जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने 4 स्टेट्स की बात देखी है। अब हम आगे देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड। इन स्टेट में जो लिमिट दी गई है वो है 20 लाख की फॉर गुड्स और 20 लाख की फॉर सर्विसेज। सेम जैसा हमने अभी देखा था। अगर मैंने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना या उत्तराखंड में मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं और अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ गुड्स का बिजनेस कर रहा हूं,
तो अगर मेरा टर्नओवर या फिर मेरा सेल्स 20 लाख के ऊपर जब क्रॉस हो जाएगा तब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अगर मैं इन्हीं स्टेज में कोई सर्विसेज दे रहा हूं और अगर मेरी सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख के ऊपर चली जाती है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सेम अगर मैं इन स्टेट्स में कोई गुड्स और सर्विसेज साथ में भी क्यों ना दे रहा हूं तो भी मुझे लिमिट मिलेगी सिर्फ 20 लाख की। तो ये गलत, आप गलती से भी ये मत करना कि गुड्स के लिए 20 लाख अलग है और सर्विसेज के लिए 20 लाख अलग है। नहीं, गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के 20 लाख है। गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के 20 लाख है। ठीक है। उसके बाद अगले जो स्टेट्स है जो कि है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट जो ऊपर कवर नहीं हुए हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स जो ऊपर कवर नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, केरल, दिल्ली एक्सेट्रा। इन स्टेट्स के लिए लिमिट में थोड़ा बदल किया गया है। अगर इन स्टेट्स में मैं गुड्स और सर्विसेज साथ में दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरा एक शोरूम है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में अगर मैं एसी बेचता हूं, ठीक है, तो जब मैं एसी बेच रहा हूं तो मैं उसे कहूंगा कि मैं गुड्स बेच रहा हूं और एसी फिटिंग की सर्विसेज देता हूं। मैंने एसी तो बेच दिया, अब बेचने के बाद मुझे वो फिट भी तो करना है कस्टमर के घर पे, तो मैं दोनों सर्विसेज दे रहा हूं। मैंने गुड्स भी बेचे, मैंने सर्विसेज भी दी। तो गवर्नमेंट ने इस केस में बोला है अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस है, थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं, थर्ड केस में हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। इन केस में ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। इन स्टेट्स में अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस साथ में कर रहा हूं, यानी कि मैं साथ में गुड्स भी बेच रहा हूं और सर्विसेज भी दे रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाता है। ठीक है। अगर इन्हीं स्टेट्स में मैं सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवाता हूं, अगर इन्हीं स्टेट्स में मैं सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं तो मुझे टर्नओवर देखना है 20 लाख रुपए का। अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब हम देखने वाले हैं 40 लाख का क्या केस है। तो सबसे पहले अगर थर्ड जो मेरा केस है जहां पे जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स मैंने कहा है, यहां पे मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ अगर गुड्स बेचता हूं, मैं फिर से कहता हूं इन स्टेट्स में अगर मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं, मैं कोई सर्विस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं, तो मुझे लिमिट दी गई है 40 लाख रुपए। एक एक्सेप्शन केस आप समझ सकते हो। बाकी स्टेट्स में आपने देखा, बाकी केसेस में आपने देखा अगर मैं गुड्स या फिर सर्विसेज साथ में बेचता हूं तो फर्स्ट केस में मुझे 10 लाख की लिमिट दी गई है, अगर वो क्रॉस हो गई तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। सेकंड केस में मुझे 20 लाख की लिमिट दी गई है, गुड्स में साथ में बेचूं, सर्विसेज साथ में बेचूं तो मुझे 20 लाख की लिमिट दी गई है। ये लिमिट अलग अलग नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज मिला के है, मतलब गुड्स भी बेच रहा हूं, सर्विसेज भी बेच रहा हूं, दोनों को मिला के ये मुझे 20 लाख की लिमिट देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे स्टेट्स है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इसमें अगर गुड्स में बेचता हूं तो मैं 10 लाख की लिमिट देखूंगा, अगर मैं सिर्फ सर्विसेज भी बेचता हूं तो भी 10 लाख की लिमिट देखूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज अगर साथ में भी बेचता हूं तो भी मैं 10 लाख की ही लिमिट देखूंगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इनमें अगर मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं तो मैं 20 लाख की लिमिट देखूंगा, सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूं तो भी 20 लाख की लिमिट देखूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज अगर साथ में भी बेच रहा हूं तो मैं 20 लाख की लिमिट देखूंगा। उसके ऊपर अगर मेरा टर्नओवर जाता है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स में अगर मैं स्पेसिफिकली सर्विस दे रहा हूं तो मुझे 20 लाख की लिमिट है, गुड्स एंड सर्विसेज अगर साथ में दे रहा हूं तो मुझे 20 लाख की लिमिट है, और सिर्फ अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, सिर्फ अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मुझे 40 लाख की लिमिट है। तो थर्ड केस एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। थर्ड केस में 3 सिचुएशन हो सकती है। 3 सिचुएशन में से सबसे पहली सिचुएशन है अगर मैं सिर्फ सर्विसेज देता हूं तो मुझे टर्नओवर की लिमिट देखनी है 20 लाख। उसके बाद अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज साथ में बेच रहा हूं तो मुझे लिमिट देखनी है 20 लाख की।
उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ मैं गुड्स बेच रहा हूं तो मुझे जो लिमिट देखनी है वो है 40 लाख की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अगर ये दी हुई लिमिट से ज्यादा मेरा सेल्स हो रहा है या फिर ज्यादा मेरा टर्नओवर है तो मुझे जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि अगर मान ले मेरा एक बिजनेस मिजोरम में है और मेरा दूसरा बिजनेस महाराष्ट्र में है और मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं। अगर मेरा एक बिजनेस मिजोरम में है और एक बिजनेस मेरा महाराष्ट्र में है और मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, तो आपके मन में आया रहेगा कि मिजोरम में मेरी लिमिट रहेगी 10 लाख रुपए की और महाराष्ट्र में मेरी लिमिट रहेगी 40 लाख रुपए की। क्यों? सही है ना? तो ऐसा नहीं होता है। जो मैं टर्नओवर देखता हूं या फिर जो मैं सेल्स देखता हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया मेरा कितना सेल्स है, कितना टर्नओवर है, यह देखता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, मिजोरम में मुझे रजिस्ट्रेशन की लिमिट है 10 लाख रुपए की और महाराष्ट्र में अगर मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, मिजोरम में भी अगर मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, गुड्स के अलावा ना मैं सर्विस देता हूं, ना गुड्स और सर्विसेज साथ में देता हूं, मैं सिर्फ गुड्स बेचता हूं, तो मुझे मिजोरम में लिमिट आ गई 10 लाख रुपए की। और अगर महाराष्ट्र में मैं बेचता हूं तो मुझे लिमिट आ गई 40 लाख रुपए की। अब मुझे सेग्रीगेट करते नहीं आएगा। इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, भले ही महाराष्ट्र में मुझे लिमिट ज्यादा मिली है, पर जो मेरा दूसरा स्टेट है, जिस स्टेट में लिमिट कम है, अगर ऐसे दो स्टेट्स में मैं काम कर रहा हूं, मतलब एक स्टेट में मेरी जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है वो ज्यादा है और एक स्टेट में अगर मेरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कम है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरी कम वाली लिमिट है, फॉर एग्जांपल 10 लाख, वो दोनों स्टेट्स पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो एग्जांपल एक और बार दोहराता हूं, अगर मेरा मिजोरम में बिजनेस है जहां की लिमिट है 10 लाख गुड्स की और महाराष्ट्र में बिजनेस है जिसकी लिमिट है 40 लाख, अब इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन सी है? सो 10 लाख की। ठीक है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट कि मेरा महाराष्ट्र में टर्नओवर 9 लाख ही है और मिजोरम में भी समझिए 2 लाख है, तो भी मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, अगर मेरा महाराष्ट्र में टर्नओवर अज्यूम कर लीजिए 9 लाख रुपए का है और मेरा मिजोरम में जो टर्नओवर है वो 2 लाख रुपए का है, तो मेरा टोटल टर्नओवर हो जाता है 11 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये 11 लाख तो एक्सीड हो जाता है मिजोरम में, क्योंकि मिजोरम की लिमिट है सिर्फ 10 लाख और मेरा टोटल सेल कितना हो गया? 11 लाख। तो मुझे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय टर्नओवर, मुझे दोनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। समझिए, मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं गुड्स एंड सर्विसेज साथ में देता हूं। ठीक है, और वो मेरा बिजनेस है महाराष्ट्र में, तो मुझे लिमिट कितने मिलेगी? तो मुझे लिमिट मिलेगी 20 लाख की, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज महाराष्ट्र में मैं साथ में दे रहा हूं, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर मेरा 20 लाख का टर्नओवर, अगर मेरा 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो। ठीक है, और अगर वही मेरा सेम एक फ्रेंचाइज है या फिर मेरा एक सेम कोई अनदर शॉप है, अनदर बिजनेस मॉडल है जो कि मैं मिजोरम में या फिर मैं त्रिपुरा में यूज कर रहा हूं, मतलब मेरे दो बिजनेस पॉइंट्स हो गए। एक हो गया त्रिपुरा का, वहां पे लिमिट है 10 लाख, और एक हो गया महाराष्ट्र का जहां पे मुझे लिमिट मिल रही है 20 लाख। इस केस में मैं गुड्स एंड सर्विसेज साथ में दे रहा हूं, याद रखना। फर्स्ट वाले केस में मैं अलग दे रहा था, इस वाले केस में मैं साथ में दे रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, त्रिपुरा में अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे कितना टर्नओवर देखना है? अगर वो टर्नओवर क्रॉस हो गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 10 लाख और महाराष्ट्र में मुझे देखना है 20 लाख का। अब अगर मैं त्रिपुरा में 10 लाख क्रॉस कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अज्यूम कीजिए मैंने त्रिपुरा में 11 लाख का टर्नओवर कर लिया और महाराष्ट्र में मैंने 1 रुपए का भी टर्नओवर नहीं किया। ठीक है, अब मुझे बताइए, त्रिपुरा में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ, लेना पड़ेगा। अब मुझे अगर महाराष्ट्र में लेना है या नहीं, तो हाँ, मुझे महाराष्ट्र में भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला, अगर दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कम है और एक स्टेट ऐसा है जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो कम लिमिट है वो सब स्टेट्स को अप्लाई हो जाएगी। जो कम लिमिट है वो सारे स्टेट्स को अप्लाई हो जाएंगी और उस हिसाब से मुझे हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस हिसाब से इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उतने जीएसटी नंबर मैं ले सकता हूं।
पैन कार्ड मेरा सेम रहेगा, पैन कार्ड कभी चेंज नहीं होगा, मेरा जीएसटी नंबर हर एक स्टेट में अलग रहेगा। अलग कैसे? 15 डिजिट का ही रहेगा, सिर्फ स्टार्ट में जो स्टेट कोड्स है, फॉर एग्जांपल 01, 02, 03, 06, 017, 28, 26, 27 ये चेंज हो गए। उसके बाद जो बीच में के 10 नंबर है जो कि मेरा पैन कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो सेम रहेंगे, ठीक है, और लास्ट के 3 डिजिट चेंज होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि मैं इंडिया में जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट्स का जीएसटी नंबर ले सकता हूं। हर एक स्टेट्स की मुझे लिमिट देखनी पड़ेगी। हर एक स्टेट में अगर मैं सिर्फ गुड्स बेच रहा हूं तो भी मुझे लिमिट्स देखनी है, गुड्स और सर्विसेज अगर साथ में बेच रहा हूं तो भी लिमिट्स देखनी है, और अगर सिर्फ सर्विस भी दे रहा हूं तो लिमिट्स मुझे चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं किन्हीं 2 स्टेट्स में काम कर रहा हूं, उन स्टेट्स में अगर एक स्टेट की लिमिट ज्यादा है और एक स्टेट की लिमिट कम है तो ऑटोमेटिकली मुझे जो जिस स्टेट में लिमिट कम है वो स्टेट की लिमिट मुझे हर एक स्टेट पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमने अभी एग्जांपल के साथ देखा। तो अब जस्ट हमने अभी खत्म किया हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, इसमें हमने 2 चीजें देखी, एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और दूसरा हमने देखा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंपटीशन ऑफ टर्नओवर लिमिट। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा था, मुझे मेरा टर्नओवर देखना है, मुझे मेरा सेल्स देखना है, ठीक है। तो टर्नओवर में मुझे लेना क्या है ये भी तो मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले टर्नओवर में मुझे देखना है टैक्सेबल सप्लाईज। ये मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा, अभी सिर्फ टर्म्स समझ लीजिए। तो अगर मुझे मेरा टर्नओवर निकालना है या फिर मुझे मेरा सेल्स निकालना है, मैंने क्या बोला था, मुझे टर्नओवर देखना है, मुझे सेल्स देखना है, मेरा स्टेट में कितना है। अगर वो रिस्पेक्टिव लिमिट के ऊपर चला जाता है तो जिस दिन वो उस लिमिट के ऊपर जाएगा मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा टर्नओवर में, मेरे सेल्स में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो ऐड करनी है, मतलब मेरे 10 लाख, 20 लाख या तो फिर 40 लाख ये डिजिट तक पहुंचने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स के तौर पे दिख रही है, वो मुझे टोटल करनी पड़ेगी। और अगर वो टोटल 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ऊपर चला जाता है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे टर्नओवर में क्या ऐड करूंगा, टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड करूंगा जीरो रेटेड सप्लाईज, उसके बाद मैं ऐड करूंगा नील रेटेड सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज, फिर मैं ऐड करूंगा नॉन जीएसटी सप्लाईज, उसके बाद मैं ऐड करूंगा वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज of goods and services on which RCM applies, और लास्ट में मैं ऐड करूंगा goods supplied to job workers, ठीक है। और मैं एक्सक्लूड क्या करूंगा, मतलब ये चीजें मैं मेरे टर्नओवर में नहीं लूंगा। तो सबसे पहले मैं CGST नहीं लूंगा, SGST नहीं लूंगा, IGST भी नहीं लूंगा, मतलब जो मैं टैक्सेस लगाता हूं, मैंने कोई गुड्स सेल किए अगर उन पे मैं कोई टैक्स लगा रहा हूं, CGST, SGST, IGST, वो मैं टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं करूंगा, वो टर्नओवर से मैं एक्सक्लूड करूंगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स सप्लाइड टू जॉब वर्कर्स एंड रिसीव बैक, ऐसा कोई गुड्स जो मैंने जॉब वर्कर को सप्लाई किया था फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और वो गुड्स मेरा फिर से जॉब वर्क होने के बाद अगर मेरे प्रीमाइसेस में आ जाता है तो वो मेरा टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच RCM अप्लाइज। ये 2 जो चीजें हैं ये हम थोड़े दिन बाद सीखेंगे। 2 कौन सी चीजें, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच value of outward supplies on which RCM applies and value of inward supplies on which RCM applies। इन 2 चीजों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी की चीजें मैं इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने अभी जस्ट देखा कि हमारे टर्नओवर में क्या इंक्लूड होगा और हमारे टर्नओवर में क्या एक्सक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई हमारे टर्नओवर में ऐड होगा, ठीक है। अब नॉन जीएसटी सप्लाई मतलब क्या, जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तो इंट्रोड्यूस करते वक्त कुछ गुड्स जीएसटी के रिजिम के बाहर रखे थे। मतलब ही क्या, उन गुड्स पे जीएसटी चार्ज नहीं किया था। मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि कुछ गुड्स ऐसे रहेंगे जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, उन चीजों पे जो पुराने टैक्स लॉ में टैक्सेस थे वही चार्ज होंगे, ठीक है। तो नॉन जीएसटी सप्लाईज मतलब क्या, दिस सप्लाईज आर नॉट मेंशन्ड इन जीएसटी लॉ एज दीज आर kept out of GST, hence out of the scope of GST. For example,
अल्कोहल यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, पेट्रोल और फिर उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ये एग्जांपल्स है। ऐसे कुछ चीजें गवर्नमेंट ने जीएसटी रिजिम के बाहर रखी थी, मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया रहेगा, अगर इनको जीएसटी रिजिम के बाहर ही रखा था तो टर्नओवर देखने के लिए ऐड क्यों करना है? तो गवर्नमेंट का यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना है कि नॉन जीएसटी सप्लाईज जो है उन पे जीएसटी चार्ज तो नहीं होगा, पर आपकी जो लिमिट है 10 लाख की, 20 लाख की, 40 लाख की, ये निकालने के लिए इनको आपको टर्नओवर में पकड़ना पड़ेगा। मतलब फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली यू विल ऐड नॉन जीएसटी सप्लाई इनटू योर टर्नओवर लिमिट्स फॉर कैलकुलेशन पर्पस ओनली। इनका और जीएसटी का कोई संबंध नहीं है, ये जीएसटी के रिजिम के बाहर है, इन पे जीएसटी का लेवी या जीएसटी चार्ज नहीं होती है। ये सिर्फ आपका जो टर्नओवर है, जो लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। फिर है एग्जम्प्ट सप्लाईज, सप्लाईज टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट बट आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी बाय नोटिफिकेशन। जो अभी मैंने नॉन जीएसटी गुड्स बोले थे उनको छोड़ के बाकी सब गुड्स जीएसटी में कवर है, पर जब गवर्नमेंट ने देखा कि बाकी जब सारे गुड्स अगर जीएसटी में कवर है, कुछ ऐसे गुड्स थे जो हमारे डेली यूज के लिए थे, फॉर एग्जांपल फ्रेश फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, ब्रेड्स हो गए, ये एग्जांपल है। तो ऐसे गुड्स हम डेली यूज करते तो इनको एग्जम्प्ट कर दिया था, ये जीएसटी के बाहर नहीं है। अगर कोई गुड्स या फिर सर्विसेज जीएसटी के बाहर है, मतलब उन पे जीएसटी ही चार्ज नहीं होता है, तो ऐसे गुड्स या सर्विसेज को मैं कहूंगा नॉन जीएसटी गुड्स या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई, ठीक है। एग्जम्प्ट सप्लाई ये जीएसटी में आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसे प्रोडक्ट्स को जीएसटी में तो लेके आ गए पर उन पे टैक्स चार्ज नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा कि इन पे हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, इनको हम एग्जम्प्ट कर देंगे, मतलब इन शॉर्ट फ्री कर देंगे, क्योंकि ये डेली यूज की चीज है, इन पे टैक्स लगाने को कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एग्जम्प्ट सप्लाई जीएसटी में आता है, सिर्फ उन पे टैक्स नहीं लगता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टैक्स फ्री गुड्स हो गए ये, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम एग्जम्प्ट सप्लाईज, मतलब जो जीएसटी एक्ट में तो है पर गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन कह दिया कि इन पे टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले मेरा टर्नओवर, अगर मुझे 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का टर्नओवर निकालना है तो मैं क्या क्या ऐड करूंगा, नॉन जीएसटी गुड्स। अगर मैंने बेचे हो, अगर मेरा ऐसा कोई बिजनेस है, अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं नॉन जीएसटी गुड्स भी बेचता हूँ, एग्जम्प्ट गुड भी बेचता हूँ और टैक्सेबल गुड्स भी बेचता हूँ, ठीक है। तो टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर ओनली मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों का टर्नओवर कंबाइन करके देखना पड़ेगा कि मैं 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर रहा हूं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा नॉन जीएसटी गुड्स, फिर हमने देखा एग्जम्प्ट सप्लाईज। अब हम आगे देखने जा रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब क्या, कि सप्लाईज मेड टू ओवरसीज एंड सप्लाई एंड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक डेवलपर। अगर इनको मैंने सप्लाई किया तो ये जीरो रेटेड में आता है, और इन पे अगर जो कोई आईटीसी है वो भी मैं क्लेम कर सकता हूं। अब इसमें जो पोर्शन मैंने कहा ना अभी, इन पे जो आईटीसी है ये मैं क्लेम कर सकता हूं, इसके लिए भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, आगे के लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा। आईटीसी क्लेम करना क्या होता है ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अभी के लेक्चर में हम ये देख लेते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब, अगर आपने देखा होगा कि एमआईडीसी महाराष्ट्र में है, अगर आप तो आपने देखा होगा कि एमआईडीसी है, मतलब ऐसा एक एरिया जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है और कहा है कि वहां अगर कोई बिजनेसेस रन होते हैं तो उसे हम कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रन किए गए बिजनेस। एमआईडीसी मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जहां अगर मुझे लगता है या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में अगर डेवलपमेंट की जरूरत है तो गवर्नमेंट उन डिस्ट्रिक्ट को एसईजेड अनाउंस कर देता है। एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पे गवर्नमेंट टैक्सेस में बेनिफिट दिए जाते हैं। अगर मेरा कोई बिजनेस है और गवर्नमेंट ने कोई एक आधा डिस्ट्रिक्ट एसईजेड अनाउंस कर दिया और मैंने मेरा एक यूनिट वहां पे ओपन किया, ठीक है, और जिसका प्राइमरी फोकस है एक्सपोर्ट करना। अगर मेरा कोई बिजनेस, फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस नासिक में है और गवर्नमेंट ने नासिक का एक एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया,
तो मैं क्या करूंगा, मेरा एक बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ओपन कर दूंगा फॉर द मेन पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग माय प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो गवर्नमेंट अगर मैंने ओपन कर दिया है और अगर कोई इंसान मुझे, फॉर एग्जांपल मेरा एक यूनिट है SEZ में, ठीक है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं एक्सपोर्ट पर्पजेस के लिए। अब अगर कोई किसी बिजनेस से मैं कोई गुड्स परचेस करता हूं तो सामने वाला गुड्स किसे बेच रहा है, SEZ यूनिट को, क्योंकि मेरा बिजनेस कहां पे, एक SEZ यूनिट में सिचुएटेड है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट को करनी है। तो वो एक एरिया गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था, वहां पे मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया था और मेरा बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग का, मुझे एक्सपोर्ट करने थे मेरे प्रोडक्ट्स। तो मैंने क्या किया, जो आउट ऑफ इकोनॉमिक जोन है वहां से कोई मेरा ट्रेडर है, वहां से मैंने कोई गुड्स या फिर सर्विसेज परचेस किए। तो जब सामने वाला मुझे सेल करेगा तो सामने वाला मुझे SEZ समझ के सेल करेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है। वो मुझे, क्योंकि मेरा यूनिट SEZ में सिचुएटेड है, तो वो मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई मोबाइल के पार्ट सेल करता है, अगर मुझे वो मोबाइल के पार्ट सेल कर रहा है तो मुझे 0% टैक्स लगाएगा, क्योंकि मेरा बिजनेस कहाँ सिचुएटेड है, SEZ में। अगर वही सप्लायर किसी और को सप्लाई करता है जो SEZ में नहीं है तो वो 18% टैक्स लगा देगा। फर्क समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है जो मेरा सप्लायर है और एक मिस्टर सी का भी सप्लायर है। मिस्टर ए जो है वो मेरा भी सप्लायर है, मिस्टर सी का भी सप्लायर है। मेरा जो बिजनेस है वो SEZ में है और मिस्टर सी का जो बिजनेस है वो SEZ में नहीं है। अब अगर मैं कोई गुड्स मिस्टर ए से परचेस करता हूँ तो मुझे टैक्स लगाएगा? नहीं लगाएगा, वो जीरो रेट सप्लाई किया जाएगा। वो जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब वो जो मुझे प्रोडक्ट बेचेगा उस पर वो 0% टैक्स लगाएगा, ठीक है। और वही प्रोडक्ट वो मिस्टर सी को जब बेचेगा तो उस पे 18%, 12% जो भी रिस्पेक्टिव टैक्स रहेगा वो लगाएगा, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, जो मिस्टर ए है जो मुझे प्रोडक्ट बेच रहा है उसे ITC, वो तो ITC क्लेम कर लेगा, ठीक है। अब ITC क्लेम कर लेगा, इसका आपको मीनिंग अगले लेक्चर्स में पता चलेगा। पर अगर मैं उतना पोर्शन छोड़ दूं ITC क्लेम करना, उसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ रहा है कि अगर SEZ, मैं अगर किसी SEZ यूनिट में कोई बिजनेस है उसे मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो उसे मैं GST 0% से लगाऊंगा, और वही मैं किसी और को सेल कर रहा हूँ तो उसे मैं रिस्पेक्टिव रेट चार्ज करके लगाऊंगा। उसे हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। अब नील रेटेड सप्लाई मतलब क्या, दिस टाइप ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट GST ऑफ 0%। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन सच सप्लाईज। सम आइटम्स व्हिच आर नील रेटेड इंक्लूड सॉल्ट, जैगरी, ग्रेन्स। अब अगर आप देखें तो जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का। वो हम जब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको नॉन GST गुड समझ में आ गया, एग्जम्प्ट गुड समझ में आ गया, जीरो रेटेड समझ में आ गया, नील रेटेड समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा जल्दी थैंक यू पे आ गया, थोड़ा पहले आ जाता है। इसके अलावा एक और होता है, अगर मैं पिछले वाली स्लाइड्स पे फिर से चला जाऊं तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं इंक्लूड्स में क्या क्या था। इंक्लूड्स में हमने देख लिया जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जम्प्ट एंड नॉन GST। अब एक हमारा रह गया था टैक्सेबल सप्लाईज। तो टैक्सेबल सप्लाईज क्या होता है, टैक्सेबल सप्लाई मतलब नॉर्मल सप्लाई, ए ने बी को सेल किया, टैक्स, ए ने बी को 1000 रुपीज का प्रोडक्ट सेल किया जिस पर उसने 18% टैक्स लगाया, बी ने उसी में 500 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 1500 का वो गुड्स सी को बेचा, ठीक है, उस पे भी टैक्स लगाया। तो इसे मैं कहता हूँ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब चेन ऑफ सप्लाई, जो हमने पिछले एग्जांपल्स में भी देखा था, ठीक है। तो ऐसे भी कोई सप्लाई है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। पर जो GST कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए मिस्टर ए ने 1000 रुपए का कोई गुड्स बी को बेचा जिसपे 100 रुपए का फॉर एग्जांपल टैक्स हो, तो 1000 रुपए मेरा टर्नओवर में आएगा क्योंकि वो टैक्सेबल सप्लाई हो गया, और जो GST कंपोनेंट था 100 रुपए वो एक्सक्लूड किया जाएगा, वो मेरे टर्नओवर के लिमिट्स में कैलकुलेट नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं। इसमें हमारी दो चीजें रह गई है, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच RCM अप्लाइज एंड वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच RCM अप्लाइज। ये आपको RCM वाले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले चैप्टर में देखने मिलेगा। तो हमें दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा आपको ये चीजें ध्यान आती जाएगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया रहेगा।
थैंक यू सो मच।